गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने डायरेक्ट रिएक्शन से संबंधित दूसरा साइकिल पढ़ा था C4 साइकिल, और C4 साइकिल के पश्चात अपन ने C3 और C4 साइकिल में अंतर पढ़ा। अब CO2 फिक्सेशन का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, अपन का तीसरी विधि पढ़ते हैं। क्या कौन सी? ग्रेजुलेशन एसिड मेटाफेज। पाथवे या दूसरा अपन इसको शॉर्ट में कहते हैं CAM पाथ। इस प्रकार का जो CO2 फिक्सेशन है वो बड़ा कौन से पदों में? मासोद्भिद इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट प्लांट। मासोद्भिद पादप कौन से होते हैं? वे पादप जिनकी पत्तियां गिर के रूप में जल का संचय करती है या गूदेदार होती है, उन पौधों क्या कहते हैं? मासोद्भिद पादप। जो एक प्रकार के कौन से पौधे होते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट, मृस्तरीय पौधे। इस प्रकार का CO2 फिक्सेशन मासोद्भिद पादप या मृस्तरीय मासोद्भिद पौधों में पाया, जिनमें जल की हानि को रोकने के लिए स्टोमेटा या रंध्र दिन में ओपन होते बेटा कब ओपन होते हैं? रात को ओपन होते हैं। ऐसे स्टोमेटा को कहते हैं बेटा तीव्र सक्रिय रंध्र। तीव्र का मतलब होता है अंधेरा। क्या काम करने बेटा? इस प्रकार का CO2 फिक्सेशन मासोद्भिद मृस्तरीय पौधों में होता है। मासोद्भिद मृस्तरीय पौधे कौन से होते हैं? वे पौधे जिनकी पत्तियां या तना गूदेदार या रसीला होता है, उन्हें अपन मासोद्भिद पौधे कहते हैं। इन पौधों में जल की हानि को रोकने के लिए स्टोमेटा दिन में ओपन होकर कब ओपन होते हैं? रात को, क्योंकि पानी की पहले से कमी है, टेम्परेचर ज्यादा है। अगर स्टोमेटा दिन में ओपन हो गए तो अधिकांश पानी कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो पानी की कमी से बचने के लिए, ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए इन पौधों में स्टोमेटा दिन में ओपन ना होकर कब ओपन होते हैं? रात्रि को। ऐसे स्टोमेटा को फिर अपन क्या कहते हैं? तीव्र सक्रिय रंध्र कहते हैं। अब इन पौधों में CO2 फिक्सेशन की प्रोसेस की प्रक्रिया को किसकी भांति बेटा? C4 प्लांट की भांति होती है। CO2 फिक्सेशन की प्रक्रिया किसकी भांति बेटा? C4 प्लांट की भांति होती है, लेकिन सेल केवल C3 प्लांट की भांति मीजोफिल में ही। कहने का मतलब क्या है? इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी किसकी भांति? C4 प्लांट की। लेकिन सेल किसकी भांति बात करती है? केवल C3 प्लांट की भांति। या तो यूं कह सकते हैं मेकेनिज्म C4 प्लांट की भांति, लेकिन सेल केवल कौन सी भाग लेती है? मीजोफिल सेल्स की भाग लेती है, बंडल सेल भाग लेती है। अब इन पौधों में स्टोमेटा ओपन कब होंगे? रात्रि को ओपन होंगे। तो ये प्लांट रात्रि को क्या ग्रहण करेगा? CO2। लेकिन उस CO2 का अपचयन
दिन के समय होगा। दिन के समय क्यों होगा बेटा? क्योंकि CO2 का अपचयन करने के लिए ATP और NADPH2 करने आवश्यकता होती है, और ATP एंड NADPH2 कौन सा रिएक्शन द्वारा कंप्लीट होते बनते हैं? लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन किसके समय किसमें कंप्लीट होती है? दिन के समय। इसलिए इन पौधों में वायुमंडल से CO2 तो ग्रहण की जाती है जब रात्रि को सोमेटा खुलते हैं तब, और CO2 का अपचयन होता है कब? दिन के समय, क्योंकि दिन में लाइट रिएक्शन के द्वारा ATP और NADPH2 का निर्माण होता है, जो CO2 क्या करते हैं? अपचयन। अब इसकी मैकेनिज्म का बात अगर अपन देखें तो अपन कह रहे हैं कि प्रोसेस किसकी बात था? C4 प्लांट की बात थी, लेकिन सेल केवल कौन सी भाग लेती है? प्रोसेस का पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण की, रात और दिन दोनों मिलकर। तब इसकी बात की देखो बेटा, ये अपने पास वो न्यूट्रोफिल सेल। इसकी प्रोसेस को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो बेटा? 2 पार्ट्स में डिवाइड। सेल पूरी कौन सी है? न्यूट्रोफिल सेल्स। और प्रोसेस कितने चरणों में? 2 चरणों में। एट द नाइट, एट द अब रात्रि के समय स्टोमेटा क्या होंगे बेटा? ओपन होंगे। तो ये वायुमंडल से क्या करेंगे? CO2। किसकी बात की मैकेनिज्म है? C4 की बात। लेकिन सेल कौन सी है? ये पूरी सेल कौन सी है? न्यूट्रोफिल। C4 की बात वायुमंडल से CO2 ग्रहण करेगा किसके द्वारा? PP के द्वारा। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा? C4 प्लांट की भांति ऑक्सोएसिटिक एसिड। ऑक्सोएसिटिक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन, अपचयनकारी शक्ति किसके द्वारा? NADPH2 द्वारा। क्या बनेगा? मैलिक एसिड। अब रात्रि के समय ये पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, या न्यूट्रोफिल सेल्स में रात्रि के समय CO2 क्या करता? ग्रहण के लिए CO2 ऑक्सोएसिटिक एसिड में बदलती। ऑक्सोएसिटिक एसिड का अपचयन होगा मैलिक एसिड। C4 प्लांट की बात। मैलिक एसिड को ये पौधे रात्रि के समय किसके अंदर डाल मेक्यूल्स में क्या कर देते हैं? संचित। अब आगे की प्रोसेस कब कंप्लीट होगी बेटा? एट द अब दिन के समय लाइट रिएक्शन द्वारा NADPH2 और क्या बन जाएगा? ATP बनेगा। तो मेक्यूल्स में रिक्तिका में संचय किए गए मैलिक एसिड का C4 प्लांट की भांति ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्या बनेगा बेटा? CO2 क्या बनेगा? वायरिक एसिड क्या बनेगा? NADPH2। NADPH2 CO2 की संतुलन कर देगा। C3 साइकिल्स में क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, वायरिक एसिड वापस किसे बदल जाएगा? PP में। कितने ATP का? 2 ATP का। प्रोसेस किसके समान होगी? C4 की भांति, लेकिन प्रोसेस दिन और रात दोनों में मिलकर केवल कौन सी सेल्स है? न्यूट्रोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स बेटा? न्यूट्रोफिल सेल्स। कोई ATP एक ग्लूकोज के का निर्माण करने के लिए कितनी ATP खर्च होती है? ये सारा बोलते C4 प्लांट की। इस प्रकार की CO2 फिक्सेशन की खोज सबसे पहले क्रेजुलेसी फैमिली में की थी, इसलिए इस प्रकार के CO2 फिक्सेशन का नाम क्या रखा? क्रेजुलेसिक एसिड मेटाबॉलिज्म या CMM। और जिन पौधों में इस प्रकार का CO2 फिक्सेशन पाता है उन पौधों को फिर नाम क्या लगेगा? पाम प्लांट। जिन पौधों में CM पाथवे के द्वारा CO2 फिक्सेशन होता है ऐसे पौधों को नाम क्या लगेगा?
CM प्लांट, जैसे एग्जाम्पल नाखून, आगे अनानास, इस प्रकार का CO2 फिक्सेशन पाया जाता है काम पाथवे के द्वारा। तो इसलिए प्लांट कौन सा हो गया? काम। कौन सा प्लांट हो गया? काम है। अब काम प्लांट के द्वारा CO2 फिक्सेशन होना एक प्रकार से इन पौधों के लिए किस प्रकार का अडेप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल है, अडेप्टेशन है, कार्य की अनुकूलन है। क्यों है कार्य की अनुकूलन? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है और जल की हानि को भी क्या किया जा रहा है? रोका। कोई भी ऐसा परिवर्तन जो उस जीव को बदलते हुए वातावरण में सर्वाइव करने में सहायता करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अनुकूलन। ये परिवर्तन होने के कारण ये पादप आसानी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे हैं और साथ में इसको जल की हानि को भी रोक। अब फिजियोलॉजी से संबंधित ये प्रोसेस है, इसलिए इसे हम कौन सा कहते हैं? फिजियोलॉजिकल। इस प्रकार उन्होंने आपके पास CO2 फिक्सेशन की 3 मेथड्स आगे बेटा कौन सी? C3 साइकिल्स के द्वारा, C4 साइकिल्स के द्वारा, CM। लेकिन C4 एंड CM में ध्यान रखना बेटा C3 भी होता है, लेकिन C3 के अलावा ये प्रोसेस भी। अब C3 और C4 में अंतर पड़ा था आपने, अब आप इसमें अंतर पढ़ सकते हो। C3 एंड CM पाथवे में अंतर लिख सकते हो। C4 एंड CM पाथवे में प्लांट में अंतर लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन है CM पाथवे वाले प्लांट के लिए CM प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ भी CO2 का कार्य कौन करता है? PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम और PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या नहीं होगा? CO2 की प्रति संवेदनशील नहीं है, इसलिए कम CO2 की सांद्रता पर CO2 को ग्रहण करने का ही कार्य करता है। इसके साथ ही आपकी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों प्राप्त होगा काफी। अब थोड़ा सा आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक है जो डिटेल में नहीं है, प्रकाश है। याद को जूनियर क्लास में हमने क्या कहा था बेटा? ऐसे 3 कौन से कोशिकाएं थे जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है? तो याद हो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा कौन सा था? परऑक्सीसोम। डिटेल में आपके यहाँ भी प्रकाश संश्लेषण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपन डिटेल में बात करें। प्रकाश संश्लेषण का था, मैंने अभी बताया आपको, पिछले वाली क्लास में बताया था। संश्लेषण का था खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा CO2 प्लस एनर्जी का निर्माण होना क्या कराता है? संश्लेषण का, जिसमें वायुमंडल से CO2 ग्रहण की जाती है, CO2 मुक्त होती है और साथ में बदले में क्या बनती है? ऑक्सीजन, एनर्जी। अब प्रकाश संश्लेषण का आपने क्या बताया था पिछले वाली क्लास में? तो प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी कोशिकाओं में? प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में, लेकिन मेसोफिल सेल्स में पौधों के द्वारा वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करना और CO2 को रिलीज करना, लेकिन साथ में किसका निर्माण नहीं होना? एनर्जी का निर्माण नहीं होना। क्या करता है? प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्रोनकेव नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए क्या है? हानिकारक है प्रोसेस। क्या है? हानिकारक या नष्टकारी प्रोसेस, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर क्या है? अब उसके पश्चात ओटो वार्नर नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जैसे जैसे O2 की सांद्रता बढ़ती है, वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? संतुलित या रिटार्ड या अवरुद्ध हो जाती है। इस घटना का जवाब वार्नर ने
ठीक है। कहा प्रकाश संश्लेषण का अर्थ अपन ने कहा प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करना और CO2 को भी रिलीज करना, लेकिन एनर्जी का निर्माण नहीं होना क्या कराता है? प्रकाश संश्लेषण, जो एक नष्टकारी प्रोसेस है। प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विज्ञानी ने किया था? प्रोटोदेव नामक है। उसके पश्चात ओटो वार्नर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जैसे जैसे वायुमंडल में O2 की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर रिटार्ड हो जाती है या संक्रमित हो जाती है या अवरुद्ध हो जाती है, धीमी हो जाती है। और इस घटना का एक नाम दे दिया, नियम दे दिया, वार्नर ने, ठीक है, जिसकी व्याख्या ऑर्गन्स एंड वो नामक वैज्ञानिक ने की। ऑर्गन एंड वो नामक वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश संश्लेषण केवल कौन से पादप में? C3 प्लांट्स में ही पाया है। C4 एंड C8 प्लांट में कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया। और उसका कार्य क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि C3 प्लांट्स में CO2 ग्राही एंजाइम का कार्य कौन करता है? रूबिस्को एंजाइम, जो CO2 के प्रति संवेदनशील होता है, डुअल नेचर का होता है, जिसके कारण क्या होगा? यदि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कम हो जाए, O2 की सांद्रता यदि बढ़ जाए, तो रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम का कार्य नहीं करके बड़ा किसका कार्य शुरू कर देता है? ऑक्सीडेज एंजाइम का कार्य कर देता है। अब रूबिस्को एंजाइम जब ऑक्सीडेज एंजाइम का कार्य करता है तो राइबोज बाइफॉस्फेट जो शुगर है 5 कार्बन की, उसके साथ CO2 को जोड़ने के लिए किसको जोड़ता है? ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है किसी में डाल, तो राइबोज बाइफॉस्फेट कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। इसका ब्रेक डाउन कर देता है किसमें? 3 कार्बन के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, वह एक फॉस्फोग्लिसरिक अब 3 नीचे कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का? 2 कार्बन। यदि प्रकाश संश्लेषण होता तो यहां क्या जुड़ेगा? CO2 प्लस H2 जुड़ते तो 3 की जगह कितने मॉलिक्यूल्स बनते? 2 मॉलिक्यूल्स बनते। और यदि ऑक्सीडेशन का कार्य करता है तो एक बनेगा 3 कार्बन का बॉन्ड बड़ा 3 कीजिए, 2 की बजाय कितना बना? 1, और एक क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक। अब फॉस्फो जो ग्लिसरिक है उसका आगे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में पर ऑक्सीसोम में क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी फलस्वरूप क्या बनती है? CO2। ये CO2 कहाँ रिलीज कर जाती है? वायुमंडल में संश्लेषण की भांति O2 प्लांट ने ग्रहण किया, इसको रिलीज किया, CO2 को क्या कराएगा? संश्लेषण। क्या नहीं मिलेगा? एनर्जी नहीं बनती है, क्या करेगा? प्रकाश। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? 2 कार्बन का बॉन्ड फॉस्फोग्लिसरिक का, इसलिए प्रकाश संश्लेषण का दूसरा नाम निकला C2। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट का क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए से 2 कार्बन होने के बाद CO2 साइकिल। और तीसरा नाम क्या ले सकते हैं? फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल भी, क्योंकि क्या था? कौन सा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब फॉस्फो ग्लाइकोलेट साइकिल भी कह सकते हैं। अब उसके ऑक्सीडेशन से ये पूरी प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है? पहले क्लोरोप्लास्ट में, फिर उसके पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑक्सीसोम में। ये तीनों सेल ऑर्गन्स एक यूनिट के रूप में क्या करते हैं? काफी
C4 and CFR प्लांट में ये इस प्रकार का प्रकाश अवसर नहीं पाता है क्योंकि वहाँ CO2 रहित एंजाइम का कार्य कौन करता है? PP कार्बोक्सिलेज। PP कार्बोक्सिलेज CO2 के प्रति संवेदनशील नहीं होने के कारण वो सदैव किसका कार्य करता है? कार्बोक्सिलेशन का। और कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलेज एंजाइम का कार्य करने के कारण प्रकाश अवसर की क्रिया संपन्न नहीं होती है। थैंक्स।